पृथ्वी ये एक ऐसा ग्रह है जहां हम लोग रह रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। और हम सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात और रात से फिर सुबह। ये प्रक्रिया हमारे पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से सौरमंडल के एक छोटे से ग्रह पृथ्वी पर अरबों सालों से चली आ रही है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये प्रक्रिया इस ब्रह्मांड में कहीं और हो भी रही होगी या नहीं? पूरे ब्रह्मांड को तो छोड़ ही दीजिए, हमारे सौरमंडल की ही बात कर लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। विज्ञान की भाषा में कहीं तो 8 ग्रह हैं, जिसमें हम तीसरे नंबर पर आते हैं। और इसी ग्रह पर अरबों प्रजातियां सांस ले रही हैं। और हमारे इन्हीं सौरमंडल के 8 ग्रहों में से 4 ही ऐसे प्लानेट हैं जो एक स्थलीय ग्रह हैं, मतलब रॉकी प्लानेट हैं। जिनमें से मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो साइंटिस्टों को बहुत सालों से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना या कभी वहां जीवन रहा होगा, ऐसे मिथ्स और रिसर्च चली आ रही हैं जो दावा करती हैं कि मंगल ग्रह आज की पृथ्वी की तरह कभी जलमग्न और जीवन के साथ हरा भरा रहा होगा। इन्हीं रिसर्च के बेस पर हर स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह की तरफ अपने मिशंस को बना रही हैं और कर रही हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो मंगल यानी मार्स के बारे में नहीं जानता होगा। तो आज की वीडियो में हम अपने टेलीस्कोप से मंगल ग्रह को देखने वाले हैं, क्योंकि मैं जिस ग्रह को अपने सपनों में सोचा करता था उसको मैं अपनी लाइफ में पहली बार खुद से देखने वाला हूँ। और मैंने या आप लोगों में से किसी ने अब इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया तो सीधा आपको 2 साल 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, वो तो आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। पहले वीडियो को शुरू तो कर लेते हैं। अगर मंगल ग्रह पर बात की जाए तो इस वीडियो को हम 10, 20, 40, 50 घंटा का भी बना सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर मिशन इतने ज्यादा हुए हैं, इतने ज्यादा मिथ्स बने हैं, इतनी ज्यादा हिस्ट्रियां पड़ी हैं कि उनको खोल के रखा जाए तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो हम कुछ मेन चीजों को बात कर लेते हैं मंगल ग्रह पर, क्योंकि आज हमारे पास समय भी ज्यादा नहीं है और आपको वीडियो भी मुझे देना है। इन फ्यूचर में फिर से हम अच्छे से कैप्चर करेंगे और अच्छे से डिटेल्स हम समझाएंगे। हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह चौथे नंबर पर आता है और ये अपनी एक अंडाकार यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चक्कर लगाता है, जिसमें 2 ऐसे पॉइंट आते हैं जिस पर यह सूर्य के सबसे नजदीक और सूर्य से सबसे दूर होता है। जब ये सबसे दूर यानी अपेहेलियन पर होता है तो इसकी जो दूरी होती है वो 249 मिलियन किलोमीटर होती है। और जब ये सूर्य के सबसे पास होता है तो पेरिहीलियन पर इसकी दूरी 206 मिलियन किलोमीटर होती है। मतलब इन दोनों का एवरेज के हिसाब से हम बोले तो 228 मिलियन किलोमीटर इसकी औसत दूरी है सूर्य से। और जब बात आए हमारी पृथ्वी से इसकी दूरी की तो ये होश उड़ा देने वाली होती है। इसकी ये दूरी हमें इंतजार करवाती है 2 साल 2 महीने का, इसको सबसे पास देखने के लिए। तो जब मंगल पृथ्वी के पास होता है तब यह 5.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है, और जब ये सबसे दूर होता है तो इसकी दूरी 40 करोड़ किलोमीटर होती है। समझ रहे हो, 40 करोड़। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंगल ग्रह और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, जिसमें पृथ्वी का ऑर्बिट मंगल ग्रह से छोटा है और मंगल ग्रह का बड़ा है। जिसमें जब तक पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है तब तक मंगल ग्रह अपना लगभग आधा चक्कर पूरा करता है। मतलब जब पृथ्वी अपने 2 चक्कर पूरा कर लेगी तब जाके यहाँ पे मंगल ग्रह अपना 1 चक्कर पूरा करेगा सूर्य के चारों ओर। और अब कुछ होशियार ये बोलेंगे कि जब पृथ्वी 2 चक्कर पूरा कर ही रही है तो उस दूसरे चक्कर में मंगल ग्रह पास में नहीं पड़ा होगा। तो उनको मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि भाई दोनों ही ग्रह मोशन में है, ना कि एक रुका हुआ है। मतलब 24 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मंगल ग्रह अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ रहा है और 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी आगे बढ़ रही है, यानी कि पृथ्वी थोड़ा फास्टर है मंगल से। मतलब इसको शुद्ध भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि भाई 26 महीनों में ही मंगल और पृथ्वी एक साथ अपोजिशन पर आते हैं, यानी सबसे नजदीक आते हैं। और एक बात और जो आप सोचते होंगे कि भाई जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है तो मंगल ग्रह पर कितना होगा? तो मंगल ग्रह पर यह थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 40 मिनट ज्यादा है। 24 घंटे 39 मिनट का मंगल का एक दिन होता है। और मंगल ग्रह का एक्सिस टिल्ट 25.19 डिग्री झुका हुआ है, मतलब पृथ्वी से 1.69 डिग्री ज्यादा है। और इसी वजह से मंगल ग्रह पे भी मानसून बनते हैं, ये थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि उसका एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है और बहुत बड़ा ऑर्बिट है। और वहां पे पृथ्वी की तुलना में सबसे ज्यादा तेज हवाएं बहती हैं, मतलब 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भी ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि मंगल ग्रह का जो वायुमंडल है बहुत ही पतला है, जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो
0.1% ही वहाँ पे ऑक्सीजन है। इसी वजह से हम वहाँ पे खुले वातावरण में सांस नहीं ले पाएंगे। और एक और दिलचस्पी वाली बात आपको मैं बता दूं, मंगल ग्रह की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी की तुलना में 1/3 है। मतलब अगर आपका वजन पृथ्वी पर 50 किलो है तो वहाँ पे कुल 17 किलो आपका वजन होगा। 1 फीट यहाँ कूद रहे थे तो आप 3 टाइम ज्यादा कूदेंगे। और एक बात और जरूर सोचते होंगे आप कि भाई हमारी पृथ्वी नीली और मंगल लाल क्यों दिखाई देता है। भाई मंगल को उसका लाल रंग उसकी मिट्टी में पाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड, मतलब मंगल ग्रह को जंग लगा पड़ा है। भाई मंगल ग्रह की खोज पर बात हमने इसलिए नहीं की क्योंकि इसकी कोई सटीक तारीख नहीं बताई जा सकती है। हर देश की अलग अलग सभ्यताओं में मंगल ग्रह का वर्णन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि साफ आसमान में आप मंगल ग्रह के लाल रंग को देख के खुद से भी पहचान सकते हैं कि भाई ये मंगल ग्रह है। तो आप इसको मोटा मोटा यह समझ सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में इसकी पहचान हो गई थी कि भाई ये कोई ग्रह है जो लाल कलर का है। और इसकी पहली क्लियर पिक्चर नासा के मैरिनर 4 स्पेसक्राफ्ट से 14 जुलाई 1965 को ली गई थी, जो एक हिस्टोरिकल पल था। इस स्पेसक्राफ्ट से मंगल ग्रह की 22 तस्वीरें ली गईं और इन फोटोज में हम मंगल ग्रह के क्रेटर्स को देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे गड्ढे हमें दिखाई दे रहे हैं। और मंगल ग्रह को जो सबसे अलग बनाता है वो है इसका ज्वालामुखी, जिसे हम ओलंपस मॉन्स के नाम से जानते हैं। और इसकी चौड़ाई 600 किलोमीटर और ऊंचाई 21 किलोमीटर है। मतलब हमारे पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। समझ रहे हो आप। मंगल ग्रह पर 20 जुलाई 1976 का नासा ने पहला लैंडेड मिशन किया था, जो मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था और वहां की सतह की साफ साफ पिक्चर हमें देखी थी। मंगल ग्रह पर जो खास मिशन किए गए, स्पिरिटी और अपॉर्चुनिटी 2004 में, क्यूरियोसिटी 2012 में और परसिविरेंस 2021 में, ये एक ऐसे मिशन है, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन मिशन के बारे में नहीं जानता होगा। इन मिशन के द्वारा मंगल ग्रह की पूरी जियोग्राफी को हम समझ पाए, उसकी सतह को, उसकी चट्टानों को, उसकी धूल को, उसकी मिट्टी को। और इन्हीं ने बताया कि भाई मंगल ग्रह पर कभी पानी बहा करता था। वहां पे ऐसे ऐसे एविडेंस मिले हैं जो बताते हैं कि मंगल ग्रह कभी जलमग्न हुआ करता था। जरा आप सोच के देखो, हम यहाँ बैठे हैं और मंगल ग्रह कितनी दूर रहता है और यहाँ से हम वो कमांड कर पा रहे हैं, उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं, उसको चला पा रहे हैं किसी दूसरी जमीन पे, दूसरे ग्रह की। और जिस तरह से ये हमारे नजदीक और सबसे दूर रहता है, उसी वजह से मंगल ग्रह पे से कोई सिग्नल आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है या बहुत कम समय लगता है। सबसे कम समय 4 मिनट है और सबसे ज्यादा समय 24 मिनट है। जब ये सबसे दूर होता है तो उससे सिग्नल आने में 24 मिनट तक लग जाते हैं। और जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर येलो रेडिश कलर का सनसेट और सनराइज हमें देखने को मिलता है, उसी तरह से मंगल ग्रह पर सनसेट और सनराइज नीले रंग का दिखाई देता है। और मंगल ग्रह पर एक रोवर जो 2012 में किया गया था, उस रोवर ने एक पूरे दिन का टाइम लैप बनाया, जिसमें आप दिन के समय और रात के समय को देख सकते हैं। रात के आसमान में मिल्की वे कितनी प्यारी लग रही है, हजारों तारों से भर के। फिर दिन आया और फिर रात हो गई। ये बहुत ही हिस्टोरिकल वीडियोस हैं जो हम आज देख पा रहे हैं। तो मंगल ग्रह पे बात करने के लिए हजारों बातें हैं। अगर हमने यहाँ बातें की तो एस्ट्रोफोटोग्राफी या कैप्चरिंग कब होगी, ये सारी चीजें डिटेल में हम अपने दूसरे चैनल पर कभी ऐसी एक्सप्लोर वाले पर जानेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले साल 2024 के दिसंबर महीने में मैंने जुपिटर के अपोजिशन पर उसके बेस्ट रिजल्ट को SB-ONY 305 प्लानिटरी कैमरा के साथ में उसके बेस्ट रिजल्ट को निकाल के आपके सामने रखा था। तो उस समय जब मैंने मार्स को अपने टेलीस्कोप से देखा था तो वह अपने छोटे साइज और छोटे फेज के साथ में दिख रहा था। और उसको मैंने प्रोसेस करके उसके रिजल्ट को निकाल के देखा तो मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल रहा था, जिसमें उसके पोलर आइस कैप के साथ उसके रंग को भी देखा जा सकता था। तो मैंने मार्स की अपोजिशन का इंतजार किया, लेकिन उससे पहले हमने ऑर्डर किया एक पावरफुल गैजेट को जो 2-in-1 होने वाला था, जिसका नाम ZWO ASI 678 MC था। ये एक प्लानिटरी कैमरा है जो 2-in-1 के तौर पे काम करेगा। मतलब इससे हम प्लानिटरी भी करेंगे और DSO भी करेंगे। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमने देखा हमें ऑप्टोलॉन्ग की तरफ से एक कोलैबोरेशन मेल मिला। अब कुछ लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि ये ऑप्टोलॉन्ग कंपनी क्या करती है। ऑप्टोलॉन्ग कंपनी टेलीस्कोप और DSLRs के लिए फिल्टर्स को बनाती है जो रात के आसमान को अलग अलग वेवलेंथ पे कैप्चर करने के लिए एक्सेस देती है अपने फिल्टर्स के द्वारा। और ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, पूरी वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो प्रीमियम प्रोडक्ट बनाती है अपने। हमारी बातचीत के बाद उन्होंने मुझे 2 फिल्टर ऑफर किए, UV IR कट फिल्टर 1.25 इंची और लाइट पॉल्यूशन फिल्टर यानी L Pro 1.25 इंची। इन फिल्टर्स पे हम इनकी डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। अभी यहाँ पे इनको सही से नहीं समझाया जा सकता है, तो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब का बटन
जरूर दबा के रखो। और होपफुली हमारे ये दोनों ऑर्डर समय से पहले आ गए। फिल्टर्स 8 जनवरी को और कैमरा 12 जनवरी को हमें रिसीव हो गया। लेकिन इन दोनों ऑर्डर के आने से पहले मैंने अपने टेलीस्कोप को क्लीन किया और मैंने इसके एक एक पार्ट को खोल के इसे क्लीन किया, इसको धोया। मैंने फोकसर को हटाया, प्राइमरी मिरर को हटाया, सेकेंडरी मिरर को हटाया, सब कुछ खोल के मैंने इसको पानी से अच्छे से धोया। लेकिन प्राइमरी मिरर को कभी भी आप नॉर्मल वाटर से ना धोएं। मैं तो रिस्क लेता रहता हूँ, आप रिस्क ना लें, मिरर खराब हो सकता है। वापस से अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इसको कोलिमेशन किया और इसका दिन में ही मैंने टेस्ट किया, एरोप्लेन पे, मून पर और जुपिटर पर भी। और अब दिन में देखो कोलिमेशन कितना अच्छा हुआ था। जुपिटर अपने मून के साथ में विद फीचर दिखाई दे रहा था, मतलब रात में मार्स की डिटेल हम अच्छे से निकाल सकते हैं। अब हमारा जो कैमरा था ZWO का, उसके साथ में हमने ऑप्टोलॉन्ग के UV IR कट फिल्टर को लगाया और ये लोग कितना प्यारा दे रहा था, प्रीमियम फील हो रहा था वास्तव में। हमने ये सारा सेटअप किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आपको तो पता ही है कि इस टाइम विंटर सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे फॉगी वेदर होने लगा। मतलब फॉग की वजह से स्काई पूरी तरह क्लियर नहीं हो रहा था और ये बहुत बड़ा संकेत था कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन बिल्कुल ही खराब जाएं। तो जितना भी मुझसे बन पाया मैंने इसके भी डेटा को कलेक्ट कर लिया, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब अगला दिन आता है 13 जनवरी का। उस दिन शाम को फिर से स्काई कंडीशन शाम से ही खराब होने लग गई, लेकिन खुशकिस्मत हम थे तो 12 AM के बाद मौसम साफ हुआ और मैंने तुरंत सेटअप जमाया और 14 जनवरी को मैंने मार्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रात के 1 बजे हैं और यहाँ पे जो मार्स का लाइव व्यू आ रहा है, जिसमें हम मार्स के पोलर आइस कैप के साथ साथ उसके सरफेस फीचर को देख पा रहे हैं। अमेजिंग। मैंने सोचा कि भाई मार्स के थोड़े एक्सपोजर बढ़ाए जाएं और इसके मून को देखा जाए। मैंने एक्सपोजर जैसे ही बढ़ाए हमें दिखा मार्स का मून फॉरवर्ड। यहाँ पे इसको प्रोसेस करना पॉसिबल है, लेकिन हम अभी के लिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन टारगेट है आज के लिए मार्स। क्योंकि आज से पहले मैंने मार्स के ऊपर कोई वीडियो आपको नहीं दिया है, तो ये वीडियो आपको देना जरूरी है जल्द से जल्द। और यहाँ पे मैंने सारा डाटा कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद मात्र 1 घंटे के अंदर ही ऐसे हालात बन गए जिसमें टेलीस्कोप पे इतना ज्यादा ड्यू जम गया और साथ के साथ लैपटॉप पर भी इतना ड्यू जम गया और मैंने नुकसान के डर से पैकअप करना सही समझा। तो अभी दोस्तों मुझे पैकअप करना पड़ रहा है क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा आने लगा है और मेरे सारे गियर्स भीगने लगे हैं, मेरा लैपटॉप, मेरा कैमरा, और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे भी रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं मैं इसमें ही खुश हूँ अभी के लिए। देख रहे हो आप, इतना ड्यू पड़ रहा है, इतना ओस पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इतना ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव गियर है। मैं चल रहा हूँ, टाइम हो रहा है। देखो मून और मार्स बिल्कुल बगल बगल में है, बिल्कुल मरेडियन पर हैं ये दोनों। अब मैं चल रहा हूँ, लगभग 1 बज रहा है रात का। सोचा कि कल 15 है और इसके अपोजिशन पे मैं इसको कैप्चर कर लूंगा, लेकिन अगले दिन फिर से वही हाल। इस बार मौसम ने बहुत ही ज्यादा धोखा दिया। तो दोस्तों अभी 7:10-15 हुए हैं और देखो कोहरे ने आतंक शुरू कर दिया है। मून ये आ गया है और जुपिटर ऊपर है। मतलब कि यार जो ओपोजिशन है मार्स का वो तो शायद हम कर पाएंगे। किस तरह से उड़ रहा है यार, देखो ऐसा लग रहा है बादल नीचे आ गए। ये देखो भाई साहब, भयंकर। और ये कुछ ही क्षणों में पूरा आसमान भी कवर करने वाला है। कितना ग्लो आ रहा है, देखो अभी तो फ्लैश लाइट नहीं जलाया मैंने, और अगर मैं फ्लैश लाइट जलाता हूँ, देखो बिना फ्लैश लाइट कितनी रोशनी हो रही है। अब देखो आप, ये देखो, तो गेन बढ़ा रहा हूँ खाली, तो टेलीस्कोप पे ओस जमना शुरू हो गई होगी 100%। ये है, अभी 2 मिनट नहीं हुए हैं ये कपड़ा उतारे ये वाला, और ये देखो कितना ओस जम गया है। भाई साहब क्या कोहरा है रे बाबा। तो वही दोस्तों विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। देखो जो लाइट इतनी तेज जलती थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं था, अब वो बिल्कुल फोकस में आ गई है। ये उड़ रहा है भाई, उड़, बूंदे में साफ देख पा रहा हूँ उड़ते हुए, साफ देख पा रहा हूँ साफ। तो आज 14 तारीख है, तो मार्स मून तक नहीं दिख रहा है भाई, मून तक नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये जनवरी था, यहाँ मौसम खराब रहता ही है। तो जो भी हमें रिजल्ट मिले अब हम बारी बारी देखते हैं। जब हमारे पास टेलीस्कोप नहीं था तो हम खाली उसके रेड कलर को अपने स्मार्टफोन से कैप्चर करके जूम करके देखते रहते थे, उसी में हम खुश होते रहते थे। जब हमने होममेड टेलीस्कोप बनाया, उससे हमने मार्स को देखा तो हमें उसके भी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले। क्रोमेटिक एवरिएशन ने हमें डिसअपॉइंटेड किया। लेकिन मार्स को मैं जरूर कैप्चर करूंगा अपने 50 mm से बहुत जल्द आने वाले हफ्ते में। 5 जनवरी को एसबी बोनी से हमने कुछ इस तरह का रिजल्ट निकाला मार्स, जिसमें पोलर आइस कैप के साथ उसके सरफेस फीचर और कलर को हम देख पा रहे हैं। और ये पहली बार था जब मैंने मार्स को इतनी ज्यादा डिटेल में पहली बार देखा था। तो अब बारी है वो फाइनल रिजल्ट देखने की,
जो मेरे फेवरेट हैं अब तक के। तो 14 जनवरी की वो रात थी जब हमारा बेस्ट रिजल्ट हम निकाल पाए, क्योंकि उसके बाद मौसम ने साथ नहीं दिया। तो लाइव व्यू में कुछ इस तरह से हमें दिख रहा था मार्स, और हमने इसके डेटा को लिया और स्टैक किया। स्टैक करने के बाद हमने इसको प्रोसेस किया तो हमें मिला ये। क्या ही डिटेल्स यहाँ पे चमक रही हैं। पोलर आइस कैप देख पा रहे हैं, सरफेस फीचर हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे इस रिजल्ट को जज करने से पहले आपको ध्यान रखना जरूरी है कि स्काई कंडीशन क्या थी, और हमारे पास एक मैनुअल टेलीस्कोप था। चलो ये सारी चीजों को छोड़ भी दो, जरा टेम्परेचर के बारे में सोचो। टेम्परेचर मेरी लोकेशन पे 5 डिग्री था, मतलब रियल फील 3 से 4 डिग्री, और तब मैं ये सारी चीजें कर रहा था जो बहुत ही ठंडा है। और इसी ठंड में मैंने 12 जनवरी को ही मार्स के 2 आवर रोटेशन को भी कैप्चर किया था, जो ये है। आप देखो किस तरह से मार्स अपने एक्सिस पे घूम रहा है। जिस तरह से मैंने जुपिटर के एक दिन के रोटेशन को कैप्चर किया था, मार्स के भी एक दिन के रोटेशन को कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। कम से कम 10 दिनों का वक्त लग सकता है इसके पूरे एक रोटेशन को कैप्चर करने के लिए। तो उसको भी हम जरूर करेंगे फ्यूचर में। तो अभी के लिए मेरे 6 इंच टेलीस्कोप के साथ में ये मेरा बेस्ट रिजल्ट है। यहाँ पे जो कलर्स निकल के आए हैं मार्स के, वो एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग फेज में है जिस कैमरे से मैंने इसको कैप्चर किया है, और साथ में ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरे लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी पहली जर्नी मार्स को कैप्चर करने की। रिजल्ट कैसे लगे वो अब आप मुझे बताइए, सारे क्राइटेरिया को देखते हुए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी मैंने नॉलेज दी वो शायद आपको समझ में आई होगी, और रिजल्ट भी आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी एक नए एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।